इसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। तो अमाइंस की जब रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या रिएक्शंस होती है, प्राइमरी अमाइंस के साथ, सेकेंडरी अमाइंस के साथ और टर्सरी अमाइंस के साथ, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और इस जो रिएक्शन है, जो अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो इस रिएक्शन को हम एक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। इस रिएक्शन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अमाइन प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी अमाइन टर्सरी है। तो इस रिएक्शन को एक टेस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, कि जब प्राइमरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक अमाइन भी हो सकती है और अरोमेटिक अमाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि नाइट्रस एसिड ना लिख के हमने क्या लिखा है यहाँ पे NaNO2HCl। अब ये NaNO2HCl क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम NaNO2 प्लस HCl को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे ही, तो हमारे पास HNO2 बन जाता है और साथ में NaCl बनता है। तो ये रिएक्शन के अंदर ही हम नाइट्रस एसिड को बना रहे हैं। तो इसीलिए NaNO2 प्लस HCl जब लिखा रहता है तो इसका मतलब HNO2 ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, एलिफेटिक अमाइन के केस में बनेगा एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बनेगा R, ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ये क्लोराइड है तो यहाँ पे एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। एक तरह का ये सॉल्ट बनता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम का मतलब 2 नाइट्रोजन। तो जब एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं और इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और साथ में HCl बनता है। तो कहने का मतलब जब भी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन जब हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बोले या एनिलीन बोले एक ही बात है, ये रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ तो हमारे पास बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ये जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जब हम करवाते हैं तो टेम्परेचर हमें काफ़ी कम रखना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो कंपाउंड होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसीलिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड at a temperature from 0 to 5 degree Celsius to form benzene diazonium chloride is called diazotization reaction। तो इस रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ पे जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होता है तो हमारा अल्कोहल बनता है जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करे, और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन। जितनी भी हमारी सेकेंडरी अमाइन होती है जब वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो येलो ऑयली कंपाउंड बनते हैं। सेकेंडरी अमाइंस जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो येलो ऑयली कंपाउंड्स बनते हैं विच आर कोल्ड एन नाइट्रोसो अमाइंस। कि जैसे हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, उनकी रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो वहाँ पे येलो कलर के ऑयली कंपाउंड जो ऑयल की तरह होते हैं, येलो कलर के ऑयली कंपाउंड्स बनते हैं और उन कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, एन नाइट्रोसो अमाइंस। ये नेम आपको याद रखना है। तो कैसे होता है ये देखिए, हमारे पास ये एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन है, ये एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो यहाँ से क्या होगा, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा
और NO ग्रुप आ जाएगा। इस NO ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप। तो N के ऊपर ये नाइट्रोसो ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए इसको N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन बोलते हैं। ये दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं N के ऊपर, तो N नाइट्रोसो, N के ऊपर ये नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, डाई एल्काइल, एक एल्काइल ये, एक ये, डाई एल्काइल अमाइन। येलो ऑयल की तरह ये दिखते हैं ये कंपाउंड। अब अरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन, ये तो एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन था, ये अरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन। तो जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और नाइट्रोसो ग्रुप आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? N नाइट्रोसो मिथाइल एनिलीन। ये मिथाइल हो गया यहाँ पे, और ये इतना क्या है? एनिलीन है। तो N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, ये भी येलो ऑयल की तरह होता है। तो हमने देख लिया कि जब भी सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ, तो उस केस में N नाइट्रोसो अमाइंस बनते हैं, और ये जो कंपाउंड होते हैं ये येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लैब में एक टेस्ट की तरह यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कि कोई जो अमाइन हमें दी हुई है वो सेकेंडरी अमाइन है या नहीं। अब वो कैसे करते हैं कि जो हमारे पास N नाइट्रोसो अमाइन बनती है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो N नाइट्रोसो अमाइन बनी है इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं और साथ में फिनोल ऐड कर देते हैं। ये जो N नाइट्रोसो अमाइन है इनमें सल्फ्यूरिक एसिड और फिनोल जब ऐड करते हैं और हल्का सा इसको हीट करते हैं तो ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है। जब इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में NaOH डालते हैं, इस सॉल्यूशन में जब हम बेस डालते हैं NaOH, तो ये जो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बना था उसका कलर कैसा हो जाएगा? डीप ब्लू कलर। कलर आपको याद रखना, यहाँ पे ये येलो कलर के कंपाउंड थे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो और साथ में फिनोल डाला और उसको हीट किया तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। फिर उसके अंदर जब हमने बेस डाला तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया, और उसको अब हमने डाइल्यूट कर दिया। यहाँ पे जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना था उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब उसके अंदर जैसे ही हम थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे तो ये जो डीप ब्लू सॉल्यूशन का जो कलर था वो अब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कि सॉल्यूशन का कलर जो पहले डीप ब्लू था अब कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है इन सभी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लैब में टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए? ये पता करने के लिए कि कोई भी गिवन अमाइन हमारी सेकेंडरी अमाइन है या नहीं। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद टर्शरी अमाइन। तो इसमें क्या होता है, जब एलिफेटिक टर्शरी अमाइन रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ, तो उस केस में क्या होता है? सोल्यूबल नाइट्राइट सोल्ट बनते हैं। सोल्यूबल नाइट्राइट सोल्ट क्या होते हैं कि ये हमारे पास एलिफेटिक टर्शरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और 3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है और ये नाइट्रस एसिड H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। तो ये H पॉजिटिव कौन ले लेगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो यहाँ पे NH पॉजिटिव बन जाता है, और जब ये HNO2 अपना एक प्रोटॉन दे देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? NO2 नेगेटिव। तो ये NO2 नेगेटिव आ जाएगा। इसका नाम होता है ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ये सोल्यूबल होता है, तो ये सोल्यूबल सोल्ट बनते हैं इस तरह के जब एलिफेटिक टर्शरी अमाइन रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ। अब अगर टर्शरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है जो बेंजीन रिंग होती है उस पे एट पैरा पोजिशन, और क्या बनता है? ग्रीन कलर्ड पैरा नाइट्रोसो अमाइन बनता है। तो जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? टर्शरी अमाइन है, एरोमेटिक टर्शरी अमाइन है ये। इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि नाइट्रस एसिड से हमें ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO पॉजिटिव।
ये NO पॉजिटिव क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और इस तरह का एक कंपाउंड बनता है जिसका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इस केस में क्या बनता है, ग्रीन कलर्ड पैरा नाइट्रोसो अमाइन बनते हैं इस तरह के। तो हमने देख लिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस कैसे रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ और कैसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, कि जो एरोमेटिक अमाइन होती है जब वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पे भी हो सकती है और पैरा पे भी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो NH2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे तो उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। तो मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब हमने नाइट्रो कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी लास्ट सेमेस्टर में, फिनोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो फिर भी एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है कि ये एनिलीन है। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है इस एनिलीन के साथ फर्स्ट स्टेप में। तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच हो गया है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे कैटायन बना है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से यहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके -H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। ये इस तरीके से बेंजीन रिंग वापस से बन गई है। तो इस तरीके से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से हट जाता है, जैसे ऑर्थो पे होगी तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया। पैरा पे होती है तो पैरा पे से ये हाइड्रोजन हट जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो इस मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि जब ऑर्थो पे अटैक हुआ था तो ये ऑर्थो वाला हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, लेकिन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला भी बनता है पैरा वाला भी। मेजर हमारा कौन सा होता है, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये यहाँ पे हमने मैकेनिज्म देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब अगर ये अटैक पैरा पे होता तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनता। अब हम एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एरोमेटिक अमाइंस में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हेलोजिनेशन। तो जब क्या होता है कि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम ब्रोमीन के साथ देख रहे हैं कि जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है एक्वस मीडियम में तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलीहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनता है। पॉलीहेलोजिनेशन प्रोडक्ट की जितनी भी ऑर्थो पोजीशन होती है, दो ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा, तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इन पे हेलोजन यहाँ पे आ गई है। तो ये पॉलीहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है अगर एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएं एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर ये तो बना है पॉलीहेलोजिनेशन प्रोडक्ट, लेकिन अगर हमें पॉलीहेलोजिनेशन नहीं करवानी, पॉली का मतलब जब एक से ज़्यादा हेलोजन एक साथ आ जाती है, हमें सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन करवानी है, सिर्फ एक ही हेलोजन हमें बेंजीन रिंग पे लगानी है। तो उस केस में हम क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि 3 हेलोजन एक साथ क्यों आ जाती है, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करता है। तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, इस ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए 3 हेलोजन एक साथ आ जाती है। तो
अब हमें क्या करना है, हमें बेंजीन रिंग की इन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाना है। वो कब कम होगी, जब ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने कम डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, तो पॉलीहेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। तो उसको हम कैसे करवाते हैं कि जब एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे असाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। ये NH के ऊपर ही असाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। अब ये क्या करेगा, ये असाइल ग्रुप ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये लोन पेयर इधर चला गया असाइल ग्रुप की तरफ, तो बेंजीन रिंग की तरफ कम जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये कम हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो पॉलीहेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये पैरा पोजीशन पे एक ही ब्रोमीन आएगा। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अब यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ एक ब्रोमीन आएगा पैरा पोजीशन पे। अब जब वाटर के साथ रिएक्शन इसकी करवा देंगे तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, H इधर आ जाता है, OH इधर, तो ये हमारा वापस से प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक हेलोजन है। यहाँ पे हम देख रहे थे यहाँ पे कितनी हेलोजन थी, 1 2 3, तो ये पॉलीहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बना था, इसमें सिर्फ एक हेलोजन है, तो ये मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे सॉरी बनता है। तो ये मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हमने एक्वस मीडियम लिया था, अगर यहाँ पे एक्वस मीडियम की जगह हम कोई नॉन पोलर मीडियम ले ले, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगती है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। तो यहाँ पे भी मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनता है, मोनोहेलोजिनेशन। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो मोनोहेलोजिनेशन होगी, अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर यूज किया है तो ये पॉलीहेलोजिनेशन यहाँ पे होगी। इसके बाद अभी अब डिस्कस करते हैं हम नाइट्रेशन। तो एनिलीन जो है, जैसा कि हमने देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी बढ़ा देती है। तो जब हम एनिलीन की अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से एनिलीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगी, उल्टा एनिलीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब अगर हमें एनिलीन की नाइट्रेशन रिएक्शन करवानी है तो फिर वो कैसे करवाएं, क्योंकि अगर एनिलीन की हम डायरेक्ट, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, इसकी अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाएं, नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं, HNO3+ H2SO4 ये यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इन दोनों एसिड को। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एनिलीन की ऑक्सीडेशन होके ये पैराक्विनोन बन जाता है, इस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हमें नाइट्रेशन रिएक्शन ही करानी है तो फिर कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि भाई ये NH2 ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसी वजह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है और उसकी वजह से जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन ना होके ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इस NH2 ग्रुप का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेचर है, उसको हमें कम करना है। तो वो कैसे कम करेंगे, इसकी एसिटाइलेशन कर देंगे, ये असाइलेशन रिएक्शन कर देंगे। तो जब ये असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो था वो कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगा तो बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होगी जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करवाएंगे। तो अब इजीली इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगी और पैरा पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब फिर ये जो असाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया था इसको हम हटा देंगे। उसको कैसे हटाते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H इधर आएगा, OH इधर, तो ये इस तरीके से, और ये CH3COOH, तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पे बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं
तो क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी तो ये सोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये सोल्ट कैसा होता है कि ये NH2 तो बेसिक है और ये H2SO4 क्या है, एसिडिक। तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करवा देगा और ये इस तरीके से एक सोल्ट बनेगा। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे इसको हीट करने के बाद क्या होता है, ये सल्फ एनिलिक एसिड बन जाता है। इसको बोलते हैं सल्फ एनिलिक एसिड। तो इस सल्फ एनिलिक एसिड यहाँ पे बन जाता है जब इस सोल्ट को हम 400 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो NH2 ग्रुप है ये तो बेसिक नेचर है इसका, और ये जो SO3H है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो ये NH2 ग्रुप यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल लेगा, तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे, और ये SO3 यहाँ पे नेगेटिव है। तो एक ही कंपाउंड में जब इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है। तो ये हमने देख लिया एरोमेटिक अमाइंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।